साउंड को। आवाज आ रही है? क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? कई स्टूडेंट पूछ रहे थे सर आज बड़ा खुश लग रहे हो, तो मैं बता रहा था कि जनरली होता क्या था, कोई भी स्टूडेंट आके कुछ बोल जाता था, मैं परेशान हो जाता था, मैं उसी में लग जाता था। आज मैंने कर दिया सबको इग्नोर कि भाई जो बोल रहा है ना बोल ले। टॉपिक बताओ, चलो इसी बात पे। टॉपिक बताओ, टॉपिक क्या कराया था लास्ट? हाँ, ये इंटरनेशनल लेवल का मजाक है। किसी से भी कह दो हैप्पी बर्थडे टू यू। महासागरी जलधाराएं पूरी हो गई। चलो हेडिंग डालो नेक्स्ट। आधी स्क्रीन पे मुझे तो दिखा दे। अगला टोपी करना था सर। अबे टोपी नहीं, टॉपिक करना था गधे। चलो हेडिंग डालो, नया टॉपिक। एक टॉपिक छूटा हुआ है, उसे कराते हैं। लिखो सैलिनिटी, लवणता। आज आप ये सीखोगे कि समुद्र का जो पानी है वो क्यों खारा है। लिखो लवणता, महासागरीय जल की लवणता। पहले डेफिनेशन लिखो, लवणता का मतलब क्या होता है। पहले आप बताओ लवणता का मतलब क्या होता है। जिसको पता है वो बताएगा। 1 मिनट का टाइम है। कमेंट हाफ स्क्रीन पे कर दे। जब कान में से ईयरफोन निकाल लेगा ना, मैं कह तो रहा हूं, आवाज आ रही ना यहां तक, इसलिए पता चल रहा है। इससे पहले कुछ नहीं चल रहा था तो फिर दिमाग एक ही तो होता है ना आदमी के पास। क्यों होती है बताओ। खारा पानी सर किसके कारण? NaCl के कारण। नदियों के जल जाकर समुद्र में गिरते हैं, जिससे समुद्र का पाना पाना नहीं, पानी नदियों के साथ क्या, जिससे इसमें यूं ये ऐसे ऐसे हैं। चलो आप कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। एक्चुअल में अगर आपसे ये पूछा जाता है, एक वर्ड होता है लवणता, एक शब्द होता है क्या? लवणता। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है सैलिनिटी। इसको कहा जाता है सैलिनिटी। तो इसका मतलब क्या है? महासागरी जल में जो भी सॉलिड मैटेरियल है जो अनडिजोल्व है, घुल नहीं पाया है, उसी को लवणता कहा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? महासागरी जल में जो अघुलित ठोस पदार्थ की मात्रा है, उसी मात्रा को कहा जाता है सैलिनिटी। लिखो जल्दी से। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ salinity is the amount of salinity is the amount of पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर एक एक करके मैं समझाऊंगा। salinity is the amount of salinity is the amount of solid and undissolved substance, solid and undissolved substance present in ocean water,
प्रेजेंट इन ओशियन वाटर। हिंदी में लिखो, महासागरीय जल में उपस्थित, महासागरीय जल में उपस्थित, महासागरीय जल में उपस्थित ठोस तथा अघुलित, बिना घुला, ठोस तथा अघुलित पदार्थ की मात्रा को लवणता कहा जाता है। पदार्थ की मात्रा को लवणता कहा जाता है। कुछ समझ आया? मतलब कि ये पानी है, अब इस पानी में कुछ ऐसे सॉलिड हैं, कुछ पदार्थ हैं ऐसे सॉलिड के रूप में हैं और इसमें पड़े हुए हैं। तो इसकी जो मात्रा होगी, इसकी जो क्वांटिटी है, इसकी जो मात्रा होगी, इसी मात्रा को सैलिनिटी या लवणता कहा जाएगा। ठीक है सर, आप अपना इंस्टाग्राम बता दो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ज्योग्राफी बाय विवेक यादव के नाम से। किसी को भी डाउट होता है ना तो वहीं सेंड कर दिया करो, क्योंकि मैं उसको अच्छा लगता है उसको यूज करना, मतलब मैं वहां एक्टिव रहता हूं। बाकी व्हाट्सएप वगैरह पे तो बहुत मैसेज आते हैं तो वहां पे देख भी नहीं पाते उसको। अब बात आ जाती है कि इसमें पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं सर। ये पदार्थ जो है इसी को लवणता कहा जाता है। अब इसमें पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो इसमें सब्सटेंस की अगर मैं बात करूंगा तो जनरली जो सबसे ज्यादा सब्सटेंस होता है वो होता है NaCl। लगभग 77% के समथिंग अबाउट होता है NaCl। आगे बात समझ में, लगभग 77% के समथिंग अबाउट होता है इसमें NaCl, राइट। और क्या होता है सर? तो और होता है सर इसमें, और क्या होता है अगर आपसे मैं ये पूछता हूं तो आपका आंसर होगा इसमें होते हैं सर सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। इन दोनों के क्या होते हैं सर इसमें? इन दोनों के क्लोराइड होते हैं। इन दोनों के क्या होते हैं? क्लोराइड होते हैं, है ना। इन दोनों के क्या होते हैं? क्लोराइड होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है? इन दोनों के क्लोराइड होते हैं, सोडियम के और मैग्नीशियम के। तो अगर अब आप एक चीज देखो यहां पे कि NaCl जो है इसमें 77% है, तो आप इस बात को यूं भी कह सकते हो कि NaCl के कारण लवणता होती है। आगे बात समझ में, लवणता किसके कारण होती है? तो आपका आंसर होगा NaCl के कारण होती है। ईमानदारी से बताओ समझ आया नहीं आया? मैंने अभी आपको बस छोटी सी बात बताई है कि लवणता का मतलब क्या होता है, और फिर मैंने ये समझाया है कि लवणता में मुख्य घटक कौन सा होता है। बहुत कमेंट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको बात समझ आई या नहीं आई। अब एक बात और, यही हाँ, एक बात और ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि लवणता किसके कारण होती है, मैं 2 सेंटेंस बोल रहा हूं, दोनों में ये बताना दोनों सही है या गलत है। मैंने पहले पॉइंट में कहा कि लवणता का मतलब NaCl है। मैंने आपसे कहा कि लवणता का मतलब NaCl है, क्या ये वाली बात सही है? लवणता का मतलब NaCl है, क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात गलत है। आप ये बोलोगे कि NaCl का मतलब लवणता नहीं है। लवणता की परिभाषा इस बात को कहती है कि कुछ भी हो, लवणता को कोई मतलब नहीं है NaCl है कौन है क्या है। NaCl है, उसमें ज्यादा सोडियम क्लोराइड ज्यादा है, उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड ज्यादा है, लवणता को कोई लेना देना नहीं है। लवणता तो इस बात को कहती है कि ठोस पदार्थ कितना है पानी के अंदर,
उसकी मात्रा लवणता हो गई। बट जब हमने रिसर्च की तो रिसर्च करने के बाद हमें यह वाली बात पता चली कि भाई साहब इसमें तो NaCl ज्यादा घुला हुआ है। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उसमें तो NaCl ज्यादा घुला हुआ है, और जब NaCl ज्यादा घुला हुआ है तो ऐसी स्थिति में लवणता किसके कारण हुई ज्यादा? NaCl के कारण। अब अगर आपसे पेपर में यह पूछ ले कि महासागरीय जल में लवणता सबसे ज्यादा किसके कारण होती है, या लवणता में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, आंसर होगा NaCl का। बराबर है। अब आप ये लिखो कि लवणता क्यों होती है, लवणता में आती कहां से आखिरकार, लिखो जल्दी से। सोर्स, हेडिंग डालो स्रोत, लवणता के स्रोत। पहला स्रोत क्या होगा? मिनरल्स ऑफ रॉक्स। महासागरीय जल के नीचे चट्टानें हैं और वो चट्टानें टूटती भी रहती है ना? तो उन टूटी हुई चट्टानों से क्या निकलेंगे सर? टूटी हुई चट्टानों से निकलेंगे खनिज। तो जो चट्टानों के खनिज होते हैं वो क्या करते हैं? तो आपका आंसर होगा चट्टानों से निकलने वाले जो खनिज होते हैं वो पानी को खारा बनाते हैं, है ना? मिनरल्स ऑफ रॉक्स, चट्टानों के खनिज। आगे अगर मैं बात करूंगा तो और किससे आती है? आपको अच्छे से पता है कि शाम के टाइम, मैं कह रहा हूं शाम के टाइम, आपको अच्छे से पता है महासागरीय जल में ज्वालामुखी भी फटते रहते हैं। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे भी मिनरल्स बाहर निकलते हैं, है ना? तो मैं ऐसे लिख देता हूं, सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय substance produced by volcanism, है ना? इसमें क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया से बने पदार्थ, ज्वालामुखी क्रिया से बने पदार्थ ये भी होंगे। तीसरे पॉइंट पर आ जाओ, और कहां से आ सकती है लवणता? भाई बहुत सारे क्या है, मानकर चलो मरुस्थल है, मरुस्थल से बहुत सारी बालू जो है वो नदी में जाके गिर रही है, नदी लाकर सागर में गिरा रही है ना? ऐसे लिख देता हूं मैं, सेडिमेंट्स डिपोजिट बाय रिवर इन सी, यानी समुद्र में नदियों द्वारा लाए गए अवसाद, इन सब कारणों के कारण लवणता जो है वो होती है। बात क्लियर है? अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। इसका मापन किसमें करते हैं? जो लवणता होती है इसका मापन कैसे करते हैं? इसका जो मापन किया जाता है वो किया जाता है पार्ट पर थाउजेंड। इसको ग्राम प्रति हजार भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, विश्व के जितने भी महासागर हैं औसत लवणता कितनी है उसकी, औसत लवणता कितनी है? तो आंसर होगा आपका, ये होती है 35। ऐसे लिखा जाता है। ये कितना हो गया? परसेंट को 100 माना जाता है ना? परसेंट को कितना माना जाता है? 100। तो ये 100 हो गया, इसमें एक जीरो और बढ़ा दो यहां पे, तो ये 1000 हो गया। 35 पार्ट पर थाउजेंड है महासागरों की औसत लवणता। इस बात का क्या मतलब है?
इस बात का मतलब यह है कि औसतन एक महासागर में से अगर आप पानी मंगवा, औसतन एक महासागर में से आप अगर 1000 ग्राम पानी उठाते हो तो संभवतया उसमें 35 ग्राम नमक निकलेगा ही निकलेगा। बताओ समझ आया नहीं आया? उसमें संभवतया 35 ग्राम नमक निकलना ही निकलना है। कमेंट कर दो जी। शाम को सारे लोग मिलोगे आज यूट्यूब वाली क्लास में? कल तो छुट्टी करा दी थी मैंने उसकी। इसका पानी पिया जा सकता है? नो। होगी? ये होगी विश्व की सबसे ज्यादा लवणता, है ना? अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कहां की है, ये है लवणता वान झील। और वान झील पड़ती है टर्की में। यह है लवणता सबसे ज्यादा कहां की? तो आंसर होगा मृत सागर की। ये कहां पड़ता है सर? जॉर्डन। और एक होगी ग्रेट साल्ट लेक, ये यूएसए की। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो लवणता है वो है टर्की की वान झील की। अब देखो फैक्टर कुछ। पहला फैक्टर देखो यहां पे टेम्परेचर। जहां टेम्परेचर या तापमान ज्यादा होगा वहां पे, सीधा लिख रहा हूं मैं, वहां सैलिनिटी जो होगी ज्यादा होगी, वहां लवणता होगी ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां पे वाष्पीकरण ज्यादा, और वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में वहां पे लवणता ज्यादा होगी। आगे अगर मैं बात करूंगा सेकंड पॉइंट पे, तो सेकंड पॉइंट होगा आपका टेम्परेचर हमेशा सैलिनिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहां पे रेनफॉल वाटर, रेनफॉल और रिवर, यानी कि जो वर्षा होगी और नदी का जल होगा। वर्षा और नदी का जल ये क्या करेंगे? तो आपका आंसर होगा इसके कारण जो लवणता होगी वो लवणता घटेगी या बढ़ेगी? लवणता कम होगी। लवणता क्या होगी? तो आंसर होगा कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर सैलिनिटी को हमेशा डिक्रीज करेगा। इंडिया के सापेक्ष अगर देखा जाए तो यहां 2 पॉइंट लिखने हैं आपको नोट करके, और ये 2 पॉइंट कौन कौन से होंगे तो देखो ध्यान से। पहला पॉइंट ये होगा कि जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है,
ध्यान से सुनना, अगर हम भारत की नदियों की बात करेंगे तो भारत की नदियों में अरब सागर में नदी कम है या ज्यादा? यहां नदी कम गिरती है, राइट। और जब यहां नदी कम गिरती है तो इस वजह से लवणता कैसी होगी? यहां की लवणता होगी ज्यादा। बंगाल की खाड़ी में नदी ज्यादा गिरती है, और जब नदी ज्यादा गिरेगी तो ऐसी स्थिति में लवणता कैसी हो जाएगी? लवणता हो जाएगी कम, राइट। और अरब सागर में जब लवणता ज्यादा है तो यहां नमक का उत्पादन कम होगा या ज्यादा? यहां नमक का उत्पादन होगा ज्यादा। तो यही क्वेश्चन अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि क्या कारण है जो गुजरात है, गुजरात में नमक का उत्पादन ज्यादा होता है जबकि कोलकाता में कम होता है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लवणता कम होती है, और वहीं अगर हम बात करेंगे अरब सागर में तो वहां लवणता ज्यादा होती है। बात क्लियर है? नोट कर दो ये पूरे पॉइंट। यहीं पे एक पॉइंट और लिखो नोट करके, नोट करके एक पॉइंट और लिखो यहीं पे, इक्वेटर। इक्वेटर लाइन, और एक लिख सकते हो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा पर तापमान तो ज्यादा रहता है तो लवणता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन तापमान ज्यादा रहने के साथ साथ यहां पर वर्षा भी ज्यादा होती है, और इसके साथ साथ यहां पर नदियां भी ज्यादा हैं, दोनों ही चीजें ज्यादा हैं। यहां पर तापमान ज्यादा, दोनों ही रेखाओं पर तापमान तो ज्यादा है, लेकिन यहां वर्षा होती है कम। यहां पर नदी कैसी है? यहां बड़ी बड़ी नदियां हैं? नहीं है, बड़ी बड़ी नदियां भी कम है। तो अब आप मुझे बताओ, दोनों पॉइंट देखकर ध्यान से सुनना, समझना, है ना। दोनों ही पॉइंट देखकर मुझे बताओ कि लवणता ज्यादा कहां होगी, भूमध्य रेखा पर होगी ज्यादा या कर्क रेखा पर? पॉइंट आपके सामने। बताओ सबसे ज्यादा कहां होगी, भूमध्य रेखा पर होगी या कर्क रेखा पर? कहां ज्यादा होगी लवणता? अरे देखो ध्यान से, वर्षा और नदी का जल लवणता को कम करता है। यहां वर्षा भी ज्यादा, नदियां भी कम, तो सिंपल सी बात है, यहां पर लवणता कैसी हो जाएगी? लवणता कम। यहां वर्षा कम, नदियां ज्यादा, जस्ट अपोजिट है, यहां लवणता होगी ज्यादा। चैप्टर फिनिश। महासागरी जल की लवणता। बताओ समझ आया नहीं आया? आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो जल्दी से। नया पॉइंट है सर, चैप्टर है नया, टाइट। ज्वार क्या होता है सर? ज्वार, ज्वार का मतलब होता है सागरीय जल का ऊपर उठना। सागरीय जल का क्या होना? ऊपर उठना। इसको कहा जाता है सर राइज अप ऑफ ओशियनिक वाटर।
इसको ज्वार कहा जाता है। अब ज्वार आता कैसे है, क्यों आता है, देखो ध्यान से। सागरीय जल की अगर मैं बात करूंगा तो सागरीय हिंद महासागर की जलधाराएं करवा दी कल, बकवास नहीं। सुनामी यहां नहीं पढ़ाएंगे, सुनामी भूकंप वाले चैप्टर के साथ आएगा, है ना। तो और एक काम करते हैं, ज्वार को भी अभी नहीं कराते, ज्वार को कराएंगे उसके साथ, सौर मंडल के साथ। यहां कराने का कोई फायदा नहीं है। मैं बताऊं क्यों फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पे सौर मंडल के साथ जब आप पढ़ोगे ना तो कुछ नए वर्ड आपको वहां पे सीखने पड़ेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू मून, फुल मून, ये सारे के सारे पॉइंट होते हैं, तो आपको वहां तब ये समझ में आएगा। अब मुझे ये बताओ, आपके बैच में वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या हो चुका है। पहले मुझे ये बताओ, यूनिट वाइज बताओ, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या क्या हो चुका है। ओशिनोलॉजी या ओशिनोग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। समुद्र के बारे में मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूं, राइट। और शायद मुझे याद आ रहा है क्लाइमेटोलॉजी भी हो चुकी है। यानी कि एक बार चेक करो, क्लाइमेटोलॉजी का मतलब हो गया वायुमंडल वगैरह, इन सब के बारे में मैं बता चुका हूं। वायुमंडल वगैरह के बारे में तो बता चुका हूं ना मैं आपको। और एक मैंने करवा दिया शायद आपको, वो सोलर सिस्टम। अच्छा, ये इन सबको हटाओ और ये बताओ, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, ये चैप्टर हो गए आपके। चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, इनके बारे में कुछ पढ़ाया है। शायद ये नहीं हुआ है। चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, ये हुआ है क्या। एक्चुअल में कोई बात नहीं, आप परेशान मत हुआ करो, सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा, है ना। तो अब आपके बैच में जो शुरू होगा वो होगा पहला चैप्टर। मैं बता देता हूं अब कौन कौन से चैप्टर कराए जाएंगे। एक यूनिट होती है जिसको कहा जाता है भू आकृति विज्ञान, और उसमें पहला चैप्टर होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बाद आएगा फिर दो थियरी आएंगी, सीडीटी प्लस पीटीटी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसके बाद फिर आप पढ़ोगे ज्वालामुखी के बारे में। जैसे ही ज्वालामुखी पूरा होगा फिर आप पढ़ोगे नेक्स्ट भूकंप के बारे में, और भूकंप के साथ ही हो जाएगी सुनामी। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, और इसके बाद फिर आप पढ़ोगे 7 महाद्वीप के बारे में। अभी एक यूनिट में ये चैप्टर आते हैं, ठीक है। ये चैप्टर बचते हैं, मैं कल की क्लास में शुरू करूंगा नई यूनिट को, यहां से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, है ना। इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या क्या बचा हुआ है, और जो भी बचा हुआ होगा वो सारे के सारे टॉपिक आपके पूरे करा दिए जाएंगे। ओके, सोलर सिस्टम हो गया होगा, इट्स ओके, नहीं हुआ होगा पढ़ाया जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपको एक बार अपने सेंटेंस रिपीट कर दूं, बैच बनाया है हमने टॉपिक पढ़ाने के लिए, अपने स्टूडेंट का, है ना, जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बैच बनाया हुआ है। तो आप बिल्कुल नेगेटिव ना हो, इस बात को ध्यान रखना कि एक एक चीज यहां से कंप्लीट करा के तब भेजूंगा मैं, एकदम बुलेट प्रूफ तरीके से तैयार करके आपको। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो एक बार जैसे मैंने बोल दिया कि सोलर सिस्टम हो गया, नहीं हुआ, अरे भाई साहब परेशान हो गए, क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि 15 फरवरी तक, क्योंकि डेली क्लास होनी है, सब कुछ फिनिश कर दें, आपसे टाटा बाय बाय कर देंगे, और आप फिर अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बार बार इन सबको रिवीजन करना, ठीक है ना, अच्छे से रिवीजन करना। क्वेश्चंस लगाना फिर शाम वाली क्लास में आके सारे लोग, आज भी मिलो सारे लोग, आज एक अनाउंसमेंट भी है ना, जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते चलो। पंकज पूछना चाह रहे हैं कि द्वीप और टापू में क्या अंतर होता है। पंकज, टापू एक छोटा रूप है, टापू का ही जो बड़ा रूप है वही द्वीप कहलाएगा, दोनों ही पानी में बने हुए होते हैं, है ना।
रात को 8 बजे राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे 50 जीके के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, जिनको मैं कराता हूं। आप सभी लोगों को पता भी होगा, रात को 8 बजे। सर जी प्रीवियस ईयर भी करवा दीजिए। मैं वही बता रहा हूं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं शाम को। 48 क्लास करा चुका हूं प्रीवियस ईयर की, और कैसे करवाऊं? ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूं इतनी देर से कि जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सब की क्लास रात को करवाई जा रही है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब भी आपको दिन में टाइम मिल जाए, रात को टाइम मिल जाए, वो वहां से वीडियो को कंप्लीट कर लिया करो, अपने टाइम के अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार। ठीक है भाई, मानकर चलो किसी की क्लास है रात को 8 बजे, या किसी का कोई और सब्जेक्ट चल रहा है, तो कोई बात नहीं, जब आपको टाइम मिले तब कर लो उसे कंप्लीट। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।